इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बाद आज हम बात करने वाले हैं टाइम बेस्ड डेटा या टाइम सीरीज की। क्लास 12th में ये चैप्टर 11 है और आज इसमें हम मूविंग एवरेज मेथड की बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो टाइम बेस्ड डेटा है, टाइम बेस्ड सीरीज होता है, एक बहुत ही इनोवेटिव चैप्टर आप कह सकते हो, क्योंकि इससे आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हो। ट्रेंड वो वाला नहीं कि आज फिजिट स्पिनर चल रहा है और कल कुछ और चल रहा है, वो ट्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गिबली ट्रेंड की भी नहीं। ट्रेंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन हर ट्रेंड की एक लाइफ साइकिल होती है, किस तरीके से कभी वो पीक पे आता है, कभी नीचे आता है, हर एक चीज की बात करेंगे। ट्रेंड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, इट कुड बी लीनियर, इट कुड बी नॉन लीनियर। एक एक करके हर बात करेंगे। दो एक्सरसाइजेस है इस चैप्टर में, एक मूविंग एवरेजेस की और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड की। तो दोनों की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम मूविंग एवरेजेस की, फिर लीस्ट स्क्वायर्स का नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं क्लास 11-12 की वीडियोस ऐसे ही लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं टाइम सीरीज से। क्या सिग्निफिकेंस देखो, देयर इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल वर्ल्ड, as if we don't know that. Because with time various kind of changes can be seen in these fields like increase in population, rise or fall in production। मतलब भाई पॉपुलेशन भी बढ़ती है, प्रोडक्शन में राइज भी होता है, फॉल भी होता है। आज गवर्नमेंट ने जीएसटी गिरा दिया, स्पेंडिंग लोगों की बढ़ जाएगी, और जीएसटी फिर लगा देंगे तो भाई रुक जाएगी। तो इसी तरीके से डिपेंडिंग सारे फैक्टर इन होते हैं और काफी इफेक्ट डालते हैं दूसरी चीजों पे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इफेक्ट डालते हैं, कितना इफेक्ट डालते हैं, इसका कैलकुलेशन हम टाइम सीरीज के अंदर करते हैं। टू चेक दीज चेंजेस द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ टाइम इज 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट। कुछ भी हो सकता है, अगले मिनट कुछ हो जाए, अगले सेकंड कुछ हो जाए, अगले घंटे कुछ हो जाए, यू नेवर नो किस टाइम क्या हो सकता है। टाइम किसी का सगा नहीं होता, याद रखना। तुम टाइम के सगे बनो। इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी मेजर ऑफ टाइम। तो क्या है भाई, टाइम सीरीज का जो पूरा क्रक्स है वो यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है। एक ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ डेटा है किसी भी यूनिट ऑफ टाइम पे, पर मिनट, पर आवर, पर सेकेंड, पर ईयर, पर मंथ, वट एवर इट इज, उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। बस बढ़िया, टाइम सीरीज समझ में आ गया। एग्जाम्पल बताते हैं भाई। एग्जाम्पल है जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। जनगणना हुई नहीं 2011 के बाद, तो भाई लिखा भी नहीं है कोई नहीं। 1961 में 43.9 करोड़ थी, 1971 में 54 करोड़, 1981 में 68 करोड़, 1991 में 84.4, 2001 में 102 करोड़। अब सोचो कितना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मतलब एक्सपेक्टेड है ना कि 2011 में फिर थोड़ा होगा, 2021 में कैलकुलेशन कहाँ हुआ, अब आगे जब भी कैलकुलेशन होगा तो इससे ज्यादा ही आएगी पॉपुलेशन, ये कंफर्म है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज। करेक्ट, ये इससे ट्रेंड हमें पता चल रहा है। तो टाइम सीरीज जो है स्टैटिस्टिक्स में भी यूज होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन में भी यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अर्थक्वेक प्रेडिक्शन एंड एस्ट्रोनॉमी, हर जगह हम टाइम सीरीज का यूज कर रहे होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा। अब देखो कंपोनेंट्स हैं कुछ टाइम सीरीज के जो आपको आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पहला, द पैटर्न ऑफ डेटा ऑफ टाइम सीरीज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर। एज आई सेड कि आज गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट कम करा है तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, और बाइक पे 40% लगा दिया 350 सीसी के ऊपर, तो भाई इस पे उसकी भाई बिक्री कम हो जाएगी। हो सकता है कम हो जाए, लेकिन भाई शौकिया लोग कहाँ रुकने वाले हैं, तब भी खरीदेंगे। द यूजुअल assumptions that four components, trend, cyclical, seasonal and irregular, combine to provide specific values of the time series। remember, इसमें से कोई अकेला नहीं होता, ये सब मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, ये चारों मिलजुल के काम करते हैं। तो ट्रेंड एक नॉर्मल लाइन होती है, साइक्लिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होती है। साइक्लिक अभी एक एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। सीजनल का क्या होता है, सीजन में हाई होता है फिर नीचे गिर जाता है। और रैंडम या इरेगुलर कुछ भी हो सकता है, कैसे भी वो वेरी कर सकता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं, इसीलिए तो उसको रैंडम बोलते हैं। तो ये रहे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड कंपोनेंट की बात करते हैं। टाइम सीरीज में जो मेजरमेंट है वो हर घंटे, हर मंथ, हमने इसको डिस्कस किया, और रेगुलर इंटरवल पे उसका हम मेजरमेंट करते हैं। ऑल द टाइम सीरीज डेटा जनरली एग्जिबिट रैंडम फ्लक्चुएशन, द टाइम सीरीज में शो ग्रेजुअल शिफ्ट्स रिलेटिवली हायर और लोअर वैल्यूज। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इरेगुलर हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा या घटेगा। इसको हम एवरेज से देखेंगे आगे। भी ट्रेंड कंपोनेंट क्या होता है, relative the gradual shifting of time series is called, जो shifting हो रही है टाइम सीरीज की, remember this is the most important line, the gradual shifting of time series is called trend of the time series। we can say that despite various fluctuations from time to time there will be an underlying tendency, मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंसेस को लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जो लंबे समय तक है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जैसे भाई निफ्टी 50 की हम बात करते हैं, निफ्टी 50 कलेक्शन ऑफ 50 टॉप, इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एक कलेक्शन है, बास्केट है, जिसका प्राइस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमेशा बढ़ा ही बढ़ा है।
कभी घटा नहीं है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब निफ्टी शुरुआत हुई थी, एक समझ लो शेयर इस बास्केट ऑफ 50 शेयर्स, उसका एक एवरेज प्राइस ले लिया या जैसे भी उन्होंने उसको लिया, टोटल उसका प्राइस ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बढ़ा है, इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहते हैं। For example, despite the fluctuations in prices of the country, the long-term trend is increasing. That symbol T is used to long-term trend. Remember, T use होता है long-term trend के लिए और जनरली हम T का ही यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है साइक्लिकल कंपोनेंट। ये मैंने आपको बताया, ये एग्जिबिट करती है ट्रेंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक साइकिल आती है, फिर ऊपर नीचे वो होता है। ऑल फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द टाइम सीरीज विल नॉट फॉल एग्जैक्टली ऑन द ट्रेंड लाइन। इनफैक्ट टाइम सीरीज शो राइज एंड फॉल ऑफ द वैल्यूज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऊपर नीचे जैसा मैंने बोला आपसे। The variation in a time series which operate themselves over a span of more than 1 year is called cyclic variations. तो एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है साइक्लिक को देखने के लिए। हर सेकंड साइक्लिक नहीं दिखेगा, हर मंथ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हर साल के बाद वो कोई पैटर्न से जो रिपीट होते हैं तो उसको हम साइक्लिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल राइज एंड फॉल ऑफ शेयर मार्केट, एज आई सेड कि एक साइक्लिक ट्रेंड होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड टाइम में ऊपर ही जाता है, शॉर्टर पीरियड टाइम में वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता है। तो साइक्लिकल कंपोनेंट को हम सी से डिनोट करते हैं, आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जैसे एडिटिव मॉडल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होता है, उसमें ये सब इंपॉर्टेंट आता है। सीजनल कंपोनेंट देखते हैं। Whereas the trend and cyclic component times to identify analyzing multi-year variation. Remember, ये multi-year variation की बात कर रहा है। Many times you regular pattern over 1 year. एक साल के जो पैटर्न में होता है, एक साल के पीरियड में जो होता है, उसको हम जनरली सीजनल कहते हैं। जैसे समर में सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम का जो सेल होता है वो हायर होता है, ऑब्वियस सी बात है, किसको नहीं चाहिए, ठंडा ठंडा है साथ, सबको चाहिए। क्रॉकरी सेल्स आर हायर इन फेस्टिवल सीजन, दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा। एक तो गिफ्टिंग के काम आती है और कुछ घर में लेकर अच्छा लगता है, बस इसलिए यूज होता है। द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबिलिटी इन द डेटा ड्यू टू सीजनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड द सीजनल कंपोनेंट। रिमेंबर, सीजनल कंपोनेंट क्या होता है? जो सीजनल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे इफेक्ट करे पूरे टाइम सीरीज को, दैट इज द सीजनल कंपोनेंट। सिंबल इसका एस होता है, एस फॉर साप। irregular component, the irregular component time series is a factor which causes variation that are not regular. जैसे कि कोविड-19, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कोविड-19 आएगा, तो वो एक irregular पैटर्न था। उससे काफी चीजें चेंज होती हैं। जैसे वेरिएशंस आर अनफोर्सीन, जो वेरिएशंस होते हैं अनफोर्सीन, अनकंट्रोलेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। तीन चीजें याद रखना, अनफोर्सीन, अनकंट्रोलेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। नॉन प्रेडिक्टेबल ये सब चीजें। इरेगुलर रैंडम फ्लक्चुएशन अगर एक्सीडेंटली, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीडेंटली। किसी ने चाइना में चमगादड़ खा लिया तो भाई कोविड हो गया। एक्सीडेंटली खाया नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं था, लेकिन कोविड होना एक्सीडेंट था। ठीक है। फॉर एग्जांपल विद सडन बैन ऑन मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल शोज अ मार्केट अपवर्ड सेल। अच्छा, ये भी बढ़िया है कि अगर हम मस्टर्ड ऑयल पे बैन लगा देंगे तो सोया ऑयल बढ़ जाएगा, उसकी सेल बढ़ जाएगी, लोग ऑयल तो कंज्यूम करेंगे, किसी भी शेप और फॉर्म में करें। इरेगुलर फॉल इन क्रॉप यील्ड ड्यू टू फ्लड, जैसे भाई अभी पंजाब में फ्लड्स आए, हरियाणा में फ्लड्स आए हैं, में लाइक उनको, उनके साथ हम हैं, वी स्टैंड विद देम। लेकिन इन फ्लड्स के चक्कर में क्या होता है कि आपको फर्क क्यों पड़ेगा? आपको लगता है हमें क्यों फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सब भाई फूड कैपिटल है अपनी कंट्री के। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, पूरे कंट्री में प्रॉब्लम होगी, तो आपको भी फर्क पड़ना चाहिए, इस चीज से काफी फर्क पड़ना चाहिए, एंड जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भाई फ्लड के बेसिस, फ्लड होता है तो क्या होता है? अनयूजुअल राइज इन इनकम प्रिंटिंग प्रेस। देखो, इरेगुलर फॉल होता है क्रॉप में ड्यू टू फ्लड। अब क्या होगा? फ्लड आए हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन, क्रॉप तो बर्बाद हो गए, कैटल्स बर्बाद हो गए। जब क्रॉप यील्ड ही नहीं रहेगी तो क्या होगा आगे? प्राइस शूट अप करेंगे। तो जब प्राइस शूट अप करेंगे, क्योंकि भाई है ही नहीं, कंजम्पशन तो वही रहने वाला है, लेकिन जब यील्ड ही नहीं है तो कहां से आएगा? तो वो कंजम्पशन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो एक इरेगुलर फॉल हो जाएगा। इन अनयूजुअल राइज इन इनकम ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ड्यू टू अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। अब बड़े मजा हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस के, कि भाई ये बैनर छपवाओ, ये फ्लायर छपवाओ, पर्चे बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस के मजे ही मजे हो जाते हैं। इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन कभी नहीं हो सकते। कोई नेता है, नेता ने कुर्सी छोड़ दी, हो गया इलेक्शन दोबारा। डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स ड्यू टू ब्रोक ऑफ फायर इन द फैक्ट्री। अब कितनी बड़ी बात है, प्रॉफिट्स की बात करो, उसकी पूरी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है भाई। तो डिक्लाइन इन प्रॉफिट ड्यू टू ब्रोक ऑफ फायर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री जल जाती है तो कितने लोगों को इफेक्ट होता है, और ये तो एक्सीडेंट है ना, कोई जानबूझ के जाके आग तो लगाता नहीं है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू सडन स्ट्राइक एंड एक्सेट्रा, प्रोडक्शन लॉस, और इस कंपोनेंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इररेगुलरिटी। मतलब कोई भी इररेगुलरिटी जो एक्सीडेंट से होती है, जो अनकंट्रोलेबल हो, अनफोर्सीन हो और अनप्रेडिक्टेबल हो, देन दिस इज द इररेगुलर कंपोनेंट। अब मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, और ये ग्राफ देखो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा,
किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो क्या करना है आपको, जाके इसको डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करना है? डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी, लिंक को दबाओ मस्त, आप डाउनलोड करो। और जिसके पास iOS है, थोड़े अमीर लोग जो है उनके लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप आप iOS से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको एक कोड डालना होगा, दैट इज TKSHMF। इस कोड से आपको एक्सेस मिल जाएगा मेरे ऐप का। अगर आप iOS यूजर हो, एंड्रॉइड वालों को कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करनी है, उनको पूरा पूरा ऐप एज इट इज मिल जाएगा। ये पूरा PDF वहां पे फ्री मटेरियल, सुन लो फिर से, फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। तब भी कोई डाउट हो तो मुझे DM कर सकते हो मेरे ऐप पे, मैं हमेशा अवेलेबल आपके लिए रहता हूँ। फिक्स टाइम इंटरवल, ट्रेंड देखते हैं क्या है इसका। देखो भाई, ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिक, इरेगुलरिटी, ये 4 टाइप के आपके कंपोनेंट्स होते हैं। और टॉपिक क्या है, फिक्स टाइम इंटरवल में अकर करता है या नहीं, इसकी मूवमेंट की टाइप क्या होती है, इसका ग्राफ कैसा होता है, और एक एग्जांपल दिया। तो कितना अच्छा ग्राफ है याद करने के लिए। कहां आता है भाई, MCQ में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। किसी इंटरव्यू में पूछ लिया भाई हमने अप्लाइड मैथ्स पढ़ी थी लेकिन ये आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भाई पढ़ा थोड़ी था, रटा था मैथ्स, रटने आते हैं मैथ्स, रटना नहीं है, समझना है। तो देखो भाई, फिक्स टाइम इंटरवल में जो ट्रेंड जो होता है फिक्स टाइम इंटरवल में अकर करता है, सीजनैलिटी में फिक्स टाइम है, साइक्लिक कोई फिक्स टाइम नहीं होता, और इरेगुलरिटी ऑब्वियसली फिक्स टाइम इंटरवल में अकर नहीं करता। इनकी मूवमेंट टाइम क्या होती है, ट्रेंड की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकती है, सीजनैलिटी शॉर्ट टर्म रहता है, साइक्लिक लॉन्ग शॉर्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। और ये रैंडम है, रेगुलर है, ऑब्वियस सी बात है। ग्राफ आपको दिए हैं पॉजिटिव ट्रेंड के, सीजनैलिटी ऐसे चलता है, साइक्लिक और सीजनैलिटी बड़े सेम ग्राफ है, सिमिलर ग्राफ्स हैं। और इरेगुलर कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, ग्रोथ इन सेल्स ओवर टाइम, आपने आज कंपनी शुरू करी है, मेरी सेल ओवर द टाइम बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी अगर आपका काम अच्छा है, सामान अच्छा है। मैंने आज YouTube चैनल शुरू किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पढ़ा अच्छा रहा हूं तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करोगे, भाई किसी का तो और भला हो, तो शेयर करते रहना और भूलना नहीं यार, अगर तक सब्सक्राइब कर लेना। तो ग्रोथ इन सेल्स ओवर टाइम एंड ग्रोथ ऑफ आइसक्रीम सेल्स एवरी समर, ये सीजनैलिटी में आ गया। फ्लक्चुएशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये साइक्लिक है, कभी ग्रोथ बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, जैसे इस क्वार्टर में बहुत अच्छी जीडीपी है, अपने भाई प्रेडिक्शन से भी बहुत ऊपर है, तो वही लोग हैरान है कैसे इतनी अच्छी जीडीपी हो सकती है। लेकिन देखो, ये भी क्या था, फ्लक्चुएशन हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन ऊपर कभी जीडीपी कभी नीचे जीडीपी, ठीक है। और प्राइस ऑफ द स्टॉक ओवर टाइम, ये इरेगुलर है, कोई प्रेडिक्ट एकदम सर्टेनिटी के साथ 100% सर्टेन होकर नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाट द टाइम सीरीज का कंपोनेंट्स आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको एकदम बड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्यार से समझा दिया है। फिर आते हैं मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। द फॉलोइंग आर द टू मॉडल्स वी जनरली यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इनटू इट्स 4 कंपोनेंट। तो टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट को हम तोड़ते किस तरीके से, एक एडिटिव मॉडल से और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से। होता क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो टाइम सीरीज की ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो इन चारों कंपोनेंट को मिला के आती है। मिला आप दो तरीके से सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका न्यूमेरिकल में ऐसा कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर MCQ आ गया तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस। बढ़ते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। ट्रेंड एनालिसिस usually refers to the techniques for extracting an underlying pattern in time series. It can use to make and justify statements about tendencies of the time series data. आगे ये टाइम सीरीज में कैसे चेंज आ सकता है, इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ हो सकती है, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स, पहले क्या हुआ था उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना टाइम सीरीज का एक बहुत ही फेवरेट काम है, ठीक है। तो उससे होता है भाई, ट्रेंड जो होता है वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। मतलब ट्रेंड कैन गो लाइक दिस, ट्रेंड कैन गो लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, और ट्रेंड कैन गो दिस और दिस, दोनों तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। तो इट कुड बी लीनियर, इट कुड बी नॉन लीनियर। जो नॉन लीनियर है ये मूविंग एवरेजेस हम मेथड से निकालेंगे, और जो लीनियर है इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालेंगे, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। दोनों ही चीजें हमको करनी है। आज हम नॉन लीनियर वाले ट्रेंड्स की बात करेंगे, which is the method of moving averages. So moving averages method एक सिंपल सा और फ्लेक्सिबल सा मेथड है, टू फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करता है और ट्रेंड वैल्यूज को एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करके दे सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ सीरीज ऑफ मूविंग एवरेजेस ऑफ सक्सेसिव ओवरलैपिंग ग्रुप्स और सेक्शंस ऑफ द सीरीज। मतलब कि भाई बहुत सारा डेटा आपके पास दिया है फॉर n ईयर्स, n मंथ्स, n आवर्स, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी दे सकते हैं, मंथ्स, आवर्स एंड ऑल, कुछ भी हो सकता है। तो ये करता क्या है, इनका एवरेज निकालता है। मूविंग एवरेज का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x1 x2 गिवन एनुअल टाइम सीरीज है, ठीक है, xn फॉर n ईयर्स दिया था, और आपको 3 ईयर का मूविंग एवरेजेस निकालना है। अब 3 ईयर का जब आप मूविंग एवरेजेस निकालोगे, आपको क्या करना था, आपको 3 साल लगातार, जो 3 साल है उनको कंबाइन करके 3 से डिवाइड कर देना है, और इसको सेकेंड ईयर के सामने हम प्लॉट करेंगे। रिमेंबर,
जो स्टार्ट करोगे वो मिडिल वाले के सामने प्लॉट करोगे, तो x2 के सामने ये प्लॉट हो जाएगा। अगला जो है वो x2 x3 x4 है, तो x3 जो ईयर होगा उसके सामने प्लॉट होगा। ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको और अच्छे फेयरली एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा, और कब तक चलता जाना है कि भाई जब तक आप xn को इंक्लूड ना कर दो, xn-1 एंड xn-2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से आपको सब कुछ प्लॉट कर लेना है अंटिल यू रीच सब 3 साल का एक क्लस्टर, 3-3 साल का क्लस्टर बना के उनका एवरेज लेना है। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, बट टेंशन मत लो, समझाता हूँ। 5 साल का मूविंग एवरेज भी ऐसे होगा कि भाई यहाँ पे 3 ले रहे थे, 3 साल का कंपोनेंट, यहाँ पे 5 साल का कंपोनेंट लेना है, x1 x2 x3 x4 x5, और बीच वाले के सामने प्लेस करना है, हमेशा बीच वाले के सामने प्लेस करना है। थर्ड ईयर के सामने हम प्लेस करेंगे तो थर्ड ईयर में 3 आ गया, समझे ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं ना, थर्ड ना 3 ईयर मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम है, ना 5 ईयर की मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है यहाँ पे 4 ईयर की मूविंग एवरेज में। क्यों भाई, क्योंकि हमने क्या कहा कि 4 साल का निकालना है, तो 4 डेटा लिया, डिवाइड बाय 4 किया, एवरेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे ही किया, कोई गलती नहीं, कोई परेशानी नहीं, वैसे ही कर रहे हैं ना। लेकिन प्लेस कहां करेंगे, प्लेस करेंगे 2.5 3.5, बट ये कोई ईयर तो हुआ नहीं, हम ग्राफ बनाएंगे तो भाई जनवरी और फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, 4 महीने का लिया, तो मुझे ये पॉइंट कहीं पे फेब और मार्च के बीचों बीच, क्या 15 फरवरी को प्लेस करूंगा मैं, नहीं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम जो एवरेज निकला है, जो लगातार मूविंग एवरेजेस निकालते हैं, उनका भी एवरेज ले लेते हैं, जैसे 2.5 और 3.5 का भी एवरेज, यानी थर्ड ईयर से प्लेस करना शुरू करते हैं। रिमेंबर वी ऑलवेज स्टार्ट विद द थर्ड ईयर, तो प्लेसमेंट जो शुरू होती है उसको हम थर्ड ईयर से प्लेस करते हैं। अभी तक हम जो निकाल लेते हैं वो 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज था, ये जो निकालेंगे इसको हम कहते हैं 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सो दिस इज हाउ द डिफरेंस बिकम्स वेरी वेरी क्लियर। 4 ईयर्स में ही दिक्कत आती है, और ज्यादातर क्वेश्चन 4 ईयर के आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके उसको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। तो हम दो चीजें सीखेंगे, पहले तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे करना है, दूसरा कि उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है। इसमें आपको ग्राफ पेपर मिलता है, तो अगर नहीं मिले तो हाथ उठा के मैम ग्राफ कॉपी मांग लेना, मिल जाएगा आपको, हो जाएगा काम, ठीक है। सो दिस इज द 4 ईयर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास, जिससे मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा आपके, बिना किसी दिक्कत के। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को चलो समझते हैं। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, ऑब्टेन द 3 ईयर मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। देखो ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं आपको, 3 साल का भी बताना है, 5 साल का भी बताना है, और 4 साल का भी। इससे क्या होगा कि आप मूविंग एवरेजेस निकालना सीखोगे कि भाई कैसे एक्चुअल में निकालते हैं। तो एक ही डेटा को यूज करेंगे और बहुत आराम से समझेंगे। तो देखो आपको करना क्या होता है, मैं टेबल बना के भी आपको आगे दिखाता हूँ, बना हुआ है मेरे पास। तो आपको एक बनाना होता है ईयर का कॉम्पोनेंट, फिर आपको जो यहाँ पे दी है एनुअल सेल्स, तो एनुअल सेल्स का आप कॉम्पोनेंट बना लोगे, मतलब एक कॉलम एनुअल सेल्स का हो गया। अब आपको करना क्या होगा वो समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए आपने ना ये 1995 लिखा है, ये 96 हो गया, ये 97 हो गया, ये 98 हो गया, दिस इज 99, दिस इज 2000, दिस इज 2001 2002। तो इस तरीके से आपको टेबल मिल जाएगी। यहाँ पे वैल्यूज भर दो, 3.6 4.3 4.3 3.4 4.4 5.4 3.4, इसको ऐसा कर लेते हैं, एंड 2.4। सो देखो आपने ये किया, आपको लिखना है 3 ईयर टोटल मूविंग टोटल, 3 ईयर मूविंग टोटल। आपने टोटल लिखा और फिर इसको डिवाइड बाय 3 करना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब 3 से डिवाइड करना था। अब टोटल आप कैसे करोगे, टोटल आप करोगे जब, तो बीच में सम करोगे, तो यहाँ पे इन तीनों को सम करके लिख देना, फिर अगला जो टोटल आएगा वो इन तीनों को सम करके लिख देना, फिर अगला जो टोटल आएगा वो इन तीनों को सम करके लिख देना, कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे समथिंग वैल्यूज मिल जाएंगी, कुछ कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, और ये वैल्यूज मिलती रहेंगी जब तक आप यहाँ तक ना पहुंच जाओ। ये भी वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे भी देखो एक वैल्यू मिलेगी, किससे आएगा, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो आप देख रहे हो हर बार 3-3 का आपको टोटल लेके चलना है, और सेंटर वाली वैल्यू लिख देनी है। फिर इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 1/3, सबका 1/3 कर दोगे, और जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द टेबल वर्क्स, एंड सिंपल सा मूविंग एवरेज इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो टाइम बचे इसलिए मैं ऑलरेडी ये टेबल बना के आपके लिए रखा हूं, तो आप समझता हूँ, इसको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने टेबल बनाई, ये साफ सुथरी एक टेबल है, समझने में भी आसान लगता है, अच्छा लगता है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि भाई आप क्या, ये क्वेश्चन में दिया है, ये चीजें क्वेश्चन में आपको दी गई है। उसके बाद आपने क्या किया, इन तीनों का सम करके यहाँ पे लिख दिया, फिर आपने देखो इन तीनों का सम करके यहाँ पे लिख दिया, फिर आपने
इन तीनों का सम करके यहाँ लिख दिया। मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर आपने इन तीनों का सम करके यहाँ लिख दिया। ऐसे लिखते गए सब चलता रहा बढ़िया। और उसके बाद आपने इसको 3 से डिवाइड किया। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, मस्त एकदम। 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड करके ये 3 ईयर मूविंग एवरेज आपका बन जाता है। तो इस केस में बहुत ही इजी है कि भाई आपको जितने भी ये कॉलम्स दिए हैं, मतलब एनुअल सेल्स दिए हैं, इन सबको 3-3 करके ऐड कर, 3 का क्लस्टर किया, ऐड कर दिया, एक बार टोटल लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके उसका एवरेज लिख देंगे। ठीक है, आई कैन यूज द कैलकुलेटर, तुम यहाँ पे नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है। और मैं बोलते बोलते गलत भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैं ऑलरेडी बना के लाया हूँ ताकि तुम ये ना कमेंट करो सर कैलकुलेशन एरर है। मानो में भाई हो जाता है, क्योंकि मैं बोलते हुए लिखता हूं तो हो जाती है गलती यार, उसके लिए भाई माफ कर देना। लेकिन समझो, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं समझाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक तो सबसे हो सकती है, इंसान हो यार। उसके बाद यहाँ पे भी आपने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करके आपने ये लिखा, ये आपका 3 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका ग्राफ भी समझाता हूँ। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आप हमेशा हमेशा ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम आएगा। शुरुआत इसकी 1995 से हुई थी, तो आप यहाँ पे लिखोगे 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 एंड 2002। आपने ये लिखा, फिर आपको वैल्यूज लिखनी है। कौन सी वैल्यूज लिखनी है आपको? ये वैल्यूज के लिए ग्राफ बनाना है। तो मुझे दिख रहा है ठीक है, 2 से 5 के ज्यादा बीच में है, तो 1 2 3 4 5, 5 से ऊपर तो वैसे भी चलो एक है, 6 है। तो 1995 में 3.6 वैल्यू थी, 3.6 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4.3 थी, 4.3 कहीं 96 में यहाँ पे आ जाएगा। फिर 97 में फिर से 4.3 थी, फिर से 4.3 इधर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये ट्रेंड्स कनेक्ट करते जाओगे। 4.3 फिर 3.4 है, तो 3.4 98 में 3.4 कहीं यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो? और तुम नोटिस करो, भले जो भी इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वैल्यू इंक्रीज होती गई, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, क्योंकि भाई कुछ ज्यादा ही नीचे लास्ट वाली वैल्यू गिर गई थी। तो दैट्स द रीजन। तो आप देखो यहाँ पे 98 में ट्रेंड्स पूरा कर लेते हैं। 99 में 4.4 4.4 आ रहा है, तो 99 में आपने इधर 4.4 कर दिया, 4.3 से थोड़ा सा ऊपर इसको भी कनेक्ट कर दो। तो धीमे धीमे बस कनेक्ट करते जाओ। 5.4 कहीं यहाँ पे ऊपर आएगा, 2000 में 5.4 इसको भी कनेक्ट कर दो। फिर 3.4 वापस से नीचे आएंगे, 2001 में 3.4 इसको नीचे ले आओगे। उसके बाद 3.4 फिर 2.4, तो 2.4 और नीचे यहाँ पे कहीं आ जाएगा 2.4। तो कुछ इस तरीके से देखो कनेक्शन आपने बैठा लिया। दिस इज द एक्चुअल लाइन। ये क्या है भाई? एक्चुअल लाइन है, ये एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप जब ट्रेंड बनाओगे, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड इज बेसिकली जो आपने ये वैल्यूज लिखी है, दिस इज ट्रेंड। से 4.067, अब 4.067 किसके सामने? 1996 के सामने। तो 1996 के सामने आपको 4.07 को लग देना है। 4.067 मतलब 4.1 के अराउंड आपने ये प्लॉट कर दिया। उसके बाद 97 में 4 है, 97 में एग्जैक्टली 4 इधर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। उसके बाद 4.03, तो 498 में 4.03 थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर 4.40, 99 में 4.40 कहीं यहाँ पे, मतलब एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। 4.40, 4.40 वापस से इसमें 2000 में फिर से 3.73, 2001 में 3.73 कहीं यहाँ पे हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो ये जो आपने लाइन बनाई, ये लाइन अंदर वाली ब्लैक कलर वाली लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। दिस इज नोन एज द ट्रेंड लाइन। तो जो आप बनाते हो एक्चुअल वैल्यूज के साथ, वो एक्चुअल वैल्यू कहलाती है, और जो एवरेज से बनती है उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। दिस इज द ग्राफ यू नीड टू ड्रॉ। एक रफ ग्राफ बना दिया, आपका काम हो गया। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाने हैं। एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि करना क्या है। अब इसी को हम लोग देखते हैं 5 ईयर मूविंग एवरेजेस के लिए और 4 ईयर मूविंग एवरेजेस के लिए। 5 भी बड़ा सिंपल है, आपको 5 का क्लस्टर लेना है। तो 1 2 3 4 5 का क्लस्टर है, और जो बीचों बीच है उसके सामने वैल्यू को फिल करना होता है, जैसे कि यहाँ पे बीचों बीच 4.3 था। तो यहाँ पे आएगा देखो 3.6, 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, 5 वैल्यूज का सम हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जस्ट एक नीचे करना है, बस एक नीचे, सिर्फ एक नीचे। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, फिर से जस्ट एक नीचे। तो यहाँ पे this value, this value, this value, this value and this value यहाँ पे आ गया। फिर लास्ट में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। देखो ऐसे आ जाएगा। 5-5 साल का क्लस्टर लेके हमने बना दिया। ये लाइन आप बनाओ ना बनाओ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लिखना है खाली। उसके बाद इसको क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। सारे नंबर्स 5 से डिवाइड होके आपको कुछ ऐसा देंगे।
ठीक है ना, 5 से डिवाइड होके ये वैल्यूज हो गई। अब इनको भी आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, जैसे प्लॉट किया था उसी को ही एज इट इज आपको बस कर देना, नो डिफरेंस एट ऑल। आपको एक्चुअल वैल्यूज को प्लॉट करना है, फिर आपको ये ट्रेंड वैल्यूज को प्लॉट करना है, समझे ना। इस तरीके से प्लॉटिंग प्लानिंग भी आपकी हो जाएगी। अब आते हैं मेजर चीज पे जिसमें बच्चे गलत करते ही करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। तो मैंने ग्राफ मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि आपको बहुत बहुत ध्यान से समझ में आए। समझो बहुत ध्यान से, हमारे पास वही एक्चुअल वैल्यूज है, एकदम सेम टू सेम एक्चुअल वैल्यूज है, 3.6 4.3 4.3 3.4। हमें चाहिए 4 साल का एवरेज, तो मैं 4 का क्लस्टर लूंगा जैसे अभी ले रहा था, और उनके बीचों बीच प्लॉट करूंगा। बीचों बीच का मतलब क्या है, ये बीचों बीच है भाई। बीचों बीच का मतलब क्या है, ये बीचों बीच है, ना ना इसके सामने ना उसके सामने, एकदम बीचों बीच दिख रहा है ना। तो हुआ क्या, हमने 4 साल का लिया, 1 2 3 4 यहां प्लॉट किया। फिर नेक्स्ट जो होगा उससे एक नीचे, मतलब एक, ये देखो एक, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, देख रहे हो। और वैल्यूज आ कहां रही है, वैल्यूज आ रही है इनके बीच में, देखो इन ईयर्स के बीच में आ रही है, जानबूझ के आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये 4 ईयर का मूविंग टोटल था, ये आपने किया। फिर इसको हमने चुपचाप जैसे डिवाइड कर रहे थे 4 से डिवाइड किया, तो मूविंग एवरेज मिल जाएगा। दिस इज नोन एज द 4 ईयर मूविंग एवरेज। जैसे 3 ईयर 5 ईयर आ रहा था, वैसे 4 ईयर भी मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप 4 से हर एक नंबर को डिवाइड करोगे तो ये 4 ईयर मूविंग एवरेज मिल गया। लेकिन what we need is the 4 year centered moving average। 4 साल के लिए हमेशा हम सेंटर्ड मूविंग एवरेज को ही लेंगे, उसी को कंसिडर करना है। तो क्या करेंगे, 4 साल के लिए क्या करेंगे, आपने जो ये मूविंग एवरेज निकाला, इनका भी देखो यहाँ पे सम है, इनका सम करके एवरेज कर दिया। तो देखो 3.9 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यहां पे रख दिया। ठीक, फिर अगला कैसे आया, इन दोनों एवरेज का डिवीजन। फिर अगला कैसे आया, इन दोनों एवरेज का डिवीजन। तो अपने आप तुम देखोगे व्हाट हैपेंड, जब मैंने इधर इसके बीच में वैल्यूज ली थी, तो ये तो बीच में आ रही थी, सामने तो थी नहीं किसी ईयर के, तो प्लॉट कहां करते। अब प्लॉटिंग देखो कहां से होगी, ये जो नंबर है 4, ये जो नंबर है 4, अगर मैं इसको बैक ट्रैक करूं तो प्लॉटिंग 1997 से शुरू होगी, थर्ड ईयर से शुरू होगी। 4 साल के मूविंग एवरेज की प्लॉटिंग हमेशा तीसरे साल से शुरू होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। 4 साल के मूविंग एवरेज की जो प्लॉटिंग है वो हमेशा थर्ड ईयर से शुरू होती है और कहीं से नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। बेहतरीन बेहतरीन समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे भी देखो, इसको अगर मैं इसको बैक ट्रैक करूंगा ये 1998 जाएगा, इसको मैं बैक ट्रैक करूंगा अपने सामने, देखो 1999 बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व इट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, इसी तरीके से बनता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है, देन सोल्यूशन को देखना है। ये है आपका क्वेश्चन सोल्यूशन मैं दिखाऊंगा, पहले इसको सॉल्व। The average number in lakhs of working days lost in strikes during each year of the period 1981 से 90 as under। तो ये number of days working days lost in strikes during each year। अब तुम कहोगे सर ये 1.5 लाख वर्किंग डेज कैसे हुआ। तो सोचो, अगर 1.5 लाख वर्कर्स सिर्फ एक दिन की भी छुट्टी लेते हैं तो कितना भाई लॉस हुआ एक दिन का फॉर ईच पर्सन, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। हाँ, साल में 365 ही दिन होते, तुम सही ग्रह पे हो, सही गोले पे हो, टेंशन ना लो, 1 लाख कहीं नहीं होते। बस उन्होंने ये बोला कि भाई एवरेज वर्किंग डेज जो लॉस्ट हुए हर साल इन लैक्स, ठीक है भाई, इन लैक्स का मतलब बस इन्होंने यही बोला है कि अगर सारे 1.5 लाख वर्कर है, मानो एक दिन की छुट्टी ली तो क्या हो गया, 1.5 लाख वर्कर डेज लॉस्ट, खत्म। तो इस तरीके से आपको सोचना, बट उतनी टेंशन आपको देखो लेनी नहीं है। आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है। हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज बताना था, तो हमने ईयर लिखा, सारे ईयर्स लिख दिए। उसके बाद डेज लॉस जो क्वेश्चन में दिया था, तो आपको क्या करना है, ये जो डेटा है बस इसको ऐसे कॉलम वाइज बना लो, बना लिया। उसके बाद आपको टोटल करना है, इन तीनों का टोटल किया 5.2 आया, इन तीनों का टोटल किया 5.9 आया, इन तीनों का टोटल किया 6.7। बस इस चैप्टर में ना क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है उसका लेवल अपना बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या किया, आपने 1/3 कर दिया, मतलब 3 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि 3 ईयर का मूविंग एवरेज जितने भी एवरेज निकालोगे 4 ईयर में 4 से डिवाइड करते हैं, सेंटर्ड बाद में करते हैं। तो ये कुछ ऐसा 1/3, 4 देखो गलती देखो ना, यही गलतियां होती हैं, बोलते बोलते गलतियां हो जाती है। 1/3 1/3 1/3, सारे नंबर 3 से डिवाइडेड है, सारे नंबर 3 से डिवाइड करके आपने 3 ईयर का मूविंग एवरेज निकाला। अब जैसे आपने 3 ईयर का मूविंग एवरेज निकाला, आपके लिए दो डेटा इस पूरी सीरीज में, इस पूरे
टेबल में दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक्चुअली तीन कॉलम्स, एक ईयर का कॉलम, एक ओरिजिनल डेटा का कॉलम, और जो ये मूविंग एवरेज का कॉलम है ये वाला। आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल डेटा आपको दिया है उसको प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे जो डेज लॉस्ट है उनको आपको प्लॉट करना था। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, जहां पे जो डॉटेड लाइन है वो ट्रेंड बताएगी और जो डार्क लाइन है वो आपका एक्चुअल डेटा को बता रही है। और रिमेंबर, ट्रेंड की जो प्लॉटिंग शुरू हुई है देखो 1982 से शुरू हुई। क्यों 1982 शुरू करी? क्योंकि जो एवरेज पहला निकला है वो 1982 पे ही 3 ईयर का निकला है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, 1981 में एक्चुअल वैल्यू जरूर थी लेकिन एवरेज सेकेंड ईयर से ही होगा। तो ये आपका एवरेज देखो आ गया यहाँ पे कुछ इस तरीके का। कहाँ गया भैया, कुछ ऐसा मिल जाएगा। आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, ब्लैक पेन से एक्चुअल बना लो और ब्लैक और ब्लू पेन से ट्रेंड या वाइस वर्सा, जो भी आपको अच्छा लगे, और यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहता है। तो दिस इज द डेटा वी प्लॉटेड। देखो वैल्यूज बनी है, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। ईयर हमने एक्स एक्सिस पे लिए थे, जो वैल्यू थी वो वाई एक्सिस पे लिया, जो पॉइंट्स थे वैल्यूज, जैसे 1981 में कितनी वैल्यू थी 1.5, तो 1 और 2 के बीच में हमने उसको प्लॉट किया, 1 और 2 के बीच में हमने उसको प्लॉट किया एग्जैक्टली यहाँ पे। फिर ऐसे वैल्यूज को प्लॉट करते गए, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बना। और ट्रेंड लाइन देखो एक ग्रेजुअल इंक्रीज दिखा रही है, भले जो एक्चुअल वैल्यू है बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज हमको शो हो रही है। तो दिस इज व्हाई द मूविंग एवरेजेस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो भाई स्पेशली 200 डे मूविंग एवरेजेस हम यूज करते हैं, 50 एमए मूविंग एवरेज करते हैं ना। तो इस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज हो सकता है, कई टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ईच मंथ ऑफ द ईयर, हमको यहाँ पे 4 मंथली मूविंग एवरेज निकालना है और प्लॉट करना है उसको ग्राफ शीट पे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पूरा करके दिखाऊंगा, इसको मैंने बना के नहीं लाया, तो ये मैं आपके सामने क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, डेटा आपके सामने, जस्ट बिकॉज मुझे डेटा जगह चाहिए थी इसलिए। एक बार डेटा आप रीड करो, वीडियो को यहीं पॉज करो, क्वेश्चन करो, देन सोल्यूशन देखो। आई कर लिया होगा, कर लिया तो भाई आंसर मैच करो। कैसे करना है हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। हमको क्या चाहिए, एक कॉलम चाहिए था मंथ का, थोड़ा सा इसको और ऊपर से करते हैं बिकॉज वी नीड 12 मंथ्स। हमको एक कॉलम चाहिए मंथ का, हमको चाहिए प्रॉफिट का डेटा, प्रॉफिट के बाद हमको चाहिए 4 ईयर मूविंग टोटल, वी नीड 4 ईयर मूविंग टोटल, वी नीड 4 ईयर मूविंग एवरेज, और यहाँ पे आएगा 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सबसे पहला काम तो आपको ये कॉलम्स बनाना था, प्रॉपर लाइंस आपको यहाँ पे खींचनी है। लेट मी यूज द लाइन टूल। तो ये आपने लाइंस देखो इस तरीके से बना ली, मूविंग एवरेजेस एंड ऑल। अब देखो डेट्स लिखना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेढ़ी खीर लगेगा, बट इतना भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, आराम से आप उसको कर सकते हो। बस लेट्स राइट जनवरी, फरवरी, थोड़ा सा स्पेस देके चलेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आई होप आपको ये लास्ट तक लाइन दिख रही है, हल्की तो दिख ही रही है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर पैन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आई गेस विजिबल होगा, विजिबल है डेटा। ठीक है, ओके। डेटा विजिबल कराना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो 1.2 दिया है, 0.8 दिया है, 1.4 दिया है, 1.6 है, 2.0, 2.4, 3.6, 4.8, 3.4, 1.8,
0.8 एंड 1.2। इसका जुगाड़ बताता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, उसका बहुत बढ़िया जुगाड़ है मेरे पास। सबसे पहले तो टोटल निकालना है, 4 ईयर मूविंग टोटल। क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। नंबर इतना डिफिकल्ट नहीं होते, आपको ऐड करके यहाँ पे देखो बीचों बीच लिखना है इस जगह पे। तो 1 2 3 4, 4 साल का था, बीच में लिखेंगे सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के बीच में, विच इज 2.5। जब आप इनको ऐड करोगे देखो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, करेक्ट। ये 2 है, 1.2 0.8, 1.2 प्लस 0.8 प्लस 1.4 प्लस 1.6, इसको देखोगे 3, इसको देखोगे 2, 3 2 5, तो यहाँ पे आप 5.0 लिखोगे, ठीक है। अब अगला जो ऑब्जर्वेशन है मन में आएगा, सर उसको भी बार बार क्या हमें ऐसे चार चार वैल्यू कैलकुलेट करना है, बट एक्चुअली करना नहीं है। क्या होगा, देखो आपने क्या किया, आपको ये ऑब्जर्वेशन लेना होगा और यहाँ पे देखो हमें यहाँ प्लॉटिंग करनी है, इस जगह पे लिखना है। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन लेना है, ये ऑब्जर्वेशन लेना है, ये ऑब्जर्वेशन लेना है और ये ऑब्जर्वेशन लेना है। पिछले चार में और इस चार में कितना डिफरेंस है, टॉप वाला हट गया, 1.2 हट गया, मतलब जो भी आपने अभी लिखा था, आपने जो अभी लिखा था 5, उससे 1.2 हटेगा, 2.0 आएगा। तो अगर मैं देखूंगा ये ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा और 1.2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे सिर्फ 0.8 को नेट ऐड करना है। बात समझो, ये चार ऑब्जर्वेशन 5 आ रहा था, उसमें 1.2 हटाएंगे, 2 को लाएंगे, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है बस उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5.8। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो वही आएगा। तो 1.4 1.6 3 2 5 और 0.8 5.8 आ रहा है ना, सबसे बढ़िया, सब सॉर्टेड। फिर अगला वैल्यू यहाँ पे आएगा, अगला वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो इनको 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 और इनको ऐड कर लिया जाए, तो ये 3 आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट जो मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, नंबर सिंपल है। ये 3 बनाएगा 2 5 एंड 2.4 7.4 हो जाएगा। फिर अगला नंबर कैसे आएगा, आपको ये वैल्यू चाहिए, और चाहिए कहाँ, इसमें मिडिल नंबर के बीच में। बस यही प्लॉट करना 4 साल में सबसे डिफिकल्ट होता है और कुछ भी नहीं। तो 1.6 2.4, ये 4 बन गया, 6 एंड 3.6 9.6, ठीक है। फिर अगला वैल्यू यहाँ पे आने वाला, देखो यहाँ पे आया ये वैल्यू 9.6 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। फिर अगला वैल्यू यहाँ पे आएगा, which is 2 2.4 3.6 4. नंबर बड़े इजी हैं, इनको ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एग्जैक्टली 6 8 12.8 12.8। फिर अगला वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो बीचों बीच आ रहा है, चारों के बीचों बीच 2.4 3.6 अगेन 6 6 and 4.8 is 10.8 0.4 10.4 11.2 and 3 14.2। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 14.2। इस तरीके से बस सबको ऐड करते जाओ। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, तुम मत करना, तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है, मेरे लिए अलाउड है। तो कैलकुलेटर का यहाँ पे चलो यूज कर लेते हैं। तो अगला जो नंबर होने वाला है वो देखो कहाँ पे आएगा, वो नंबर यहाँ पे आना है, इस जगह पे आना है। तो मुझे इसके ऊपर की दो वैल्यू, इसके नीचे की दो वैल्यू लेनी है। तो 3.6 प्लस 4.8 प्लस 3.4 प्लस 1.8 कितना आ रहा भाई, 13.6। तो यहाँ पे हम 13.6 फिलअप करेंगे। फिर हमको यहाँ करना है ऊपर की दो वैल्यू, नीचे की दो वैल्यू। तो अब देखो करना क्या है, 3.6 हटाएंगे, हमने क्या किया था अभी, हाँ 3.6 हटाएंगे, हमको ये वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये और ये चाहिए। तो 3.6 हटाएंगे, 0.8 लाएंगे, तो आप क्या करोगे, जो आपका आंसर आया था उसमें से आप 3.6 हटा दो और प्लस में 0.8 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10.8। फिर क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू लिखोगे सेंटर्ड, तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो आप चाहो तो पूरा इसको ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। 3.4 प्लस 1.8 प्लस 0.8 प्लस 1.2, दिस वैल्यू इज 7.2। तो यहाँ से आपको 7.2 मिल जाएगा। ये सारे नंबर्स आपको देखो अब यहाँ मिल गए। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि बोलते बोलते एज ए सेड गलती हो सकती है। फिर अपने को क्या चाहिए, इसको डिवाइड करना है, मूविंग एवरेज चाहिए। हर नंबर को आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे, जैसे डिवाइड किया, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25 आएगा, मुझे वैल्यूज पता है बट 1.25, इसको डिवाइड करोगे तो 1.4 एंड 5 आ जाएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 5/8 डिवाइडेड बाय 4 1.45। ऐसे सारे नंबर्स के साथ आपको कर लेना है। 1.85 9.6 को करोगे 2.8
16 यानी 2.4, 12.8 को करोगे 3.2, 14.2 को करोगे अगेन 3.3 आएगा, 3.14.2 डिवाइडेड बाय 4, 3.55, ठीक है 3.55 आ जाएगा 2020, यस। 13.6 को डिवाइड करोगे तो 3.4 आ जाएगा 78, ठीक है। कैलकुलेशन गलत रहा हूं, 10.8 डिवाइडेड बाय 4 2.7 एंड 7.2 डिवाइड 4, ये तो आसान है 1.8। ये सारी वैल्यूज आप 4 से डिवाइड करके लिख रहे होगे एंड दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एवरेज लेना है, ठीक है, सेंटर्ड का टोटल करके उनका एवरेज लेना है, फिर इन दोनों का एवरेज लेके बीच में लिखना है, इनके बीच में लिखना है। तो जैसे ही तुम बीच में लिखोगे, जैसे हमने लिखा 1.25 प्लस 1.45, इसको ऐड करोगे तो 2.7 आया, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये वैल्यू 1.35 यहां आ जाएगी। और तुम नोटिस करोगे कि जो 1.35 है, देखना जो ये 1.35 है ये एक्चुअली कोरिस्पॉन्ड कर रही है मार्च को, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, हाँ। ये जो 1.35 है तुम देख रहे हो, दिस इज कोरिस्पॉन्डिंग टू मार्च का डेटा, तो वो मार्च के सामने वैल्यू आ रही है एंड सारी वैल्यूज को आप इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर लोगे। तो प्लॉट कर लेते फटाफट, 1.45 प्लस 1.85 डिवाइड बाय 2, 1.65, तो इधर आ जाएगा 1.65। सबके साथ ऐसा करो, बीचों बीच लाना है। रिमेंबर डोंट फॉरगेट द सेंटर, हमें वैल्यू को इन दोनों के सेंटर में रखना है, इन दोनों के सेंटर में रखना है बस। 2.7 1.8, दिस इज नाउ हाउ यू शुड डू इट। अब 1.85 plus 2.4 divided by 2, 2.125, 2.4 plus 3.2, 5.6 divided by 2, obviously इसको divide by 2 करना मत भूलना, 2.8, 3.2 plus 3.55 divided by 2, 3.375, 3.55 plus 3.4 divided by 2, 3.475, 3.4 plus 2.7 divided by 2, 3.05 and 2.7 plus 1.8 divided by 2, 2.25, 2.25। रिमेंबर द वैल्यूज किस किस के सामने, अगर ये मार्च है अगली अप्रैल होगी, फिर मई, फिर जून, जुलाई, इस तरीके से ये वैल्यूज चलती जाएंगी। आप एक कॉपी पे बनाओगे वो ज्यादा बेटर लगेगा, इस पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि करना क्या है। दिस इज हाउ यू सॉल्व 4 ईयर का मूविंग एवरेज और सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाला। उसके बाद देखते हैं इसका जो हमने डेटा बनाया। रिमेंबर हमने एक्चुअल वैल्यूज प्लॉट करी जो यहाँ पे दी हुई थी क्वेश्चन में, 1.2 0.8 1.4, देखो लिखा ना 1.2 0.8 1.4, सब कैलकुलेशन किया। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आ कहां से रही है, ये जो सेंटर्ड मूविंग एवरेज था, सेंटर्ड 1.35 1.65, यहां से प्लॉट किया 1.35 1.65। ये कौन सी वैल्यूज है, ये लास्ट वाली वैल्यूज है, शुरुआत मार्च में करी। देखो मार्च की पहली वैल्यू है 1.35, मार्च से प्लॉटिंग शुरू होगी और जब तक प्लॉट हो जाए, अक्टूबर तक प्लॉटिंग हुई, नवंबर दिसंबर नहीं हुई। वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो लास्ट की नंबर है ये कहां जा रहा है, अक्टूबर पे सेंटर्ड है, तो सेंटर्ड अपने आप वो हो जाएगा। दिस इज हाउ द 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज वर्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बड़े मजे से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज पूरा लगेगा, बट ध्यान से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, टेक योर टाइम, विदाउट हड़बड़ी उसको करना। इसका मैंने 1.25 1.45 का एवरेज लिया। रिमेंबर सेंटर्ड मूविंग एवरेज बोला है मैंने, सेंटर्ड मतलब जो उनके बीच की वैल्यू है, 1.25 1.745 की एकदम बीच की वैल्यू क्या होगी उसको मार्च के सामने प्लॉट किया, बस सिंपल है ना, आसान। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ना आज का सफर यहीं पे खत्म होता है। ग्राफ देखो, सुंदर सा ग्राफ है, ले लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं है। तो हमने एक पार्ट जो मूविंग एवरेज का था वो कंप्लीट कर लिया, एकदम मस्त तरीके से खत्म। अब बचे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, उसको भी हम अगली वीडियो में निपटा देंगे। वो वीडियो कब आएगी, कल आ जाएगी पक्का, नो डिले, प्रॉमिस, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए ना इतना ही करते हैं,
और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक टिके हो भाई, जरूर करके जाना यार, बड़ा अच्छा कंटेंट देता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।